नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम भूगोल के टॉप 100 प्रश्न लाए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपको कहना है पेसेल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बार बार पूछा जाता है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको कहना है पेसेल। दूसरा है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपको कहना है अल बरूनी। तीसरा है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता का मापन हेतु कौन सा उपकरण है? ठीक है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोग्राफ। ठीक है, अगला है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो आपको याद रखना है भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। अगला है कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। आपको याद रखना है होमोसिस्मल। ठीक है, अगला है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है आइसोगोलन। क्या है? आइसोगोलन। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो आपको याद रखना है 3 जनवरी को। अगला है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है शनि। ठीक है, अगला है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आपको याद रखना है वरुण। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सूर्य को। ठीक है, अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है शुक्र ग्रह। ठीक, अगला है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो आपको याद रखना है बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो अगला है, 13वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आपको याद रखना है निकेल। अगला है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? वापस से पढ़ते हैं, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो आपको याद रखना है सौरमंडल पर। अगला है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो आपको याद रखना है कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो आपको याद रखना है। अगला है, 16वां, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? वापस से पढ़ते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ये कारण एल्यूसियन द्वीप समूह। 17वां है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है माउंट कॉस्क्यू। क्या है? माउंट कॉस्क्यू। अगला है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप को। अगला है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये भी बार बार पूछा जाता है। 20वां है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो आपको याद रखना है प्रथम श्रेणी। ये भी बार बार पूछा जाता है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है। अगला है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है हैरी हेस ने। किसने किया था? हैरी हेस ने। 22वां है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो आपको याद रखना है 7.5%। वापस से पढ़ते हैं, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। अगला है 23वां, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है बेरिंग सागर में। कहाँ पर? बेरिंग सागर में। अगला है 24वां, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है एम्फीबोलाइट। क्या है? एम्फीबोलाइट। वापस से पढ़ते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है एम्फीबोलाइट। अगला सवाल है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो आपको याद रखना है जापान। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो आपको याद रखना है जापान। अगला सवाल है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है रीड। अगला सवाल है 27वां, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला सवाल है 28वां, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है मैग्मा। सेल यानी कि पत्थर। ठीक है। 29वां है दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है न्यूजीलैंड। 30वां सवाल है कि तकला मकान मरुस्थल मरुभूमि किस देश में स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि तकला मकान मरुस्थल, मकान भी है, माकन भी कहते हैं इसको, किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है चीन। 31वां सवाल है यू आकार की झील कहाँ पाई जाती है? यू आकार की झील कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि यू आकार की झील कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है हिमानी क्षेत्र में। अगला सवाल है सीप का निर्माण किससे होता है? सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। 33वां सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 97%। या क्या है आंसर? क्या है? 97%। अगला सवाल है वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? वायुमंडल कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। कैसी वायु होती है जब वायुमंडल सर्वाधिक होता है? तो आपको याद रखना है ठंडी तथा शुष्क जलवायु होती है तब वायुदाब सर्वाधिक रहता है। अगला सवाल है प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो आपको याद रखना है केंद्र में। केंद्र में वायुदाब अधिक होता है जब प्रति चक्रवात आता है। अगला सवाल है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो आपको याद रखना है सामान्य वर्षा। 37वां सवाल विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है। लोग बहुत गलत कर लेते हैं, लोग लिख लेते हैं लंदन इसका आंसर, लेकिन लंदन आंसर नहीं है, इसका आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। 38वां सवाल है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है मृत सागर। अगला सवाल है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ओरिनोको। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ओरिनोको। कहाँ पर? ओरिनोको। क्योंकि ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको भी टिक लगा लो। 40वां सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुएज नहर पर बहुत से सवाल बनते हैं, इसलिए सुएज नहर ज़्यादा पढ़ना। तो विश्व की सबसे बड़ी
जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। 41 सवाल, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहाँ देखा गया वो कौन सा देश है? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया। अगला सवाल है 42वां, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहता है? क्या कहते हैं? वापस से बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है पैम्पा। क्या कहते हैं? पैम्पा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो आपको याद रखना है मृत सागर। अगला सवाल है, सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर। अगला सवाल है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला सवाल है 46वां, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गल्फ स्ट्रीम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद करना। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आपको याद रखना है मैक्सिको की खाड़ी। अगला सवाल है 47वां, कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो आपको याद रखना है 24 घंटे 52 मिनट। कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट। अगला सवाल है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है चापाकार। किस आकार का होता है? चापाकार। अगला सवाल है, हांग हो नदी किस में गिरती है? हांग हो नदी किस में गिरती है? तो आपको बताना है किस में गिरती है? पीला सागर में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और 50वां सवाल है कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है हांगो नदी। 51वां सवाल है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? क्या है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो आपको बताना है राइन नदी। अगला है 52वां सवाल है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको बताना है रोगवंशकी, जो कहाँ पर स्थित है? तजाकिस्तान। ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वापस से पढ़ते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है गैरून नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो आपको बताना है स्वर्णरेखा व खरकई। क्या होता है? स्वर्णरेखा एवं खरकई। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो आपको बताना है स्वर्णरेखा एवं खरकई। अगला सवाल है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपको बताना है किसने किया है? दिल्ली ने। अगला सवाल है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है बोट चैनल। वापस से पढ़ते, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है बोट चैनल। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वान झील में। कहाँ पर? वान झील में। तो 59वां प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में। 60वां सवाल है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो आपको बताना है विषुवतीय प्रदेश।
अगला सवाल है 61वां, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है भूमध्य सागरीय प्रदेश। एक्चुअली चिली एक देश है, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है जो महाद्वीप में, तो इसमें बताया भूमध्य सागरीय प्रदेश का। तो अगला सवाल है 62वां, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो आपको बताना है एशिया में। 63वां सवाल है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको बताना है विषुवतीय। कांगो एक देश है और घाटी भी है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको बताना है विषुवतीय। 64वां सवाल है मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है वृद्धिशील प्रदेश। क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश। 65वां सवाल है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है चीन। 66वां प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो आपको याद रखना है अमेजन बेसिन से। 67वां सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है चीन। क्या है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चीन। अगला सवाल है अजमेर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? अजमेर की घाटी किस देश में स्थित है? टर्की में, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अफीम की कृषि के लिए। अगला सवाल है विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो आपको बताना है भारत देश में। अगला सवाल है 70वां, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो आपको बताना है श्रीलंका। अगला सवाल है ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है? ट्रक फार्मिंग कृषि का अभिप्राय क्या है? तो ट्रक फार्मिंग कृषि का अभिप्राय बागवानी कृषि से है, या बागवानी एक ही कृषि है। अगला सवाल है सघन खेती के लिए खेतियार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सघन यानी कि बड़े खेत के लिए खेतियार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा सिंचित होना चाहिए। ठीक है। अगला है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना है अमेरिका। अगला है 74वां सवाल है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है एंटवर्प। कौन सा है? एंटवर्प। आपको याद रखना है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है एंटवर्प। अगला है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? अगला सवाल है विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है ग्रैंड बैंक। कौन सा है? ग्रैंड बैंक। अगला सवाल है किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? ये एक सूत्र है आर्थिक घनत्व कायिक घनत्व ऐसा सूत्र है। तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कायिक घनत्व। अगला सवाल है पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वापस से पढ़ते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वापस से पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले ये मैं बता दूं अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 110 करोड़ है, जिसमें से नाइजीरिया में सर्वाधिक जनसंख्या है, इसलिए आंसर भी नाइजीरिया है। ठीक है। 79वां क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो आपको आंसर होगा एशिया, क्योंकि एशिया की जनसंख्या कितनी है? 424 करोड़।
ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया में ही है। अगला है 80वां सवाल है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय ऐसे है कि उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर। तृतीय जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। तीसरा ये वाला है कि उच्च जन्म दर एवं न्यून मृत्यु दर। अगला है सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा कौन सा देश है? बांग्लादेश। अगला सवाल है कि खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जनजाति पर सवाल आते हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ यानी खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो आपको याद रखना है मध्य एशिया की। ठीक है, खिरगिज भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजाति के। ठीक है, अगला है विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो आपको बताना है कारारे मरुस्थल। कारारे मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। अगला सवाल है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? ये भी वेरी मोस्ट टॉपिक है एस्किमो जनजाति पर कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो आपको बताना है एस्किमो जनजाति। 86वां सवाल है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको याद रखना है क्रिस्टीना। क्या है? क्रिस्टीना। अगला सवाल है 87वां, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? जायरे का आधुनिक नाम कांगो गणराज्य है। अगला सवाल है बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको याद रखना है बेचुआना लैंड। कहाँ क्या है? बेचुआना लैंड। अगला सवाल है किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो आपको याद रखना है ताइवान। अगला सवाल है एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो आपको याद रखना है कौन सा देश? तुर्की। आपका अगला सवाल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। ये 3 देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए गए हैं। अगला है कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। 93वां सवाल है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है? फ्रांस को। अगला है सोमप्रिल मीनारों वाला शहर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सफोर्ड। कौन सा नगर सोमप्रिल मीनारों वाला शहर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। अगला है निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? ल्हासा। निसी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपको कहना है ल्हासा। अगला है किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किस शहर को कहा जाता है? सिंगापुर को। अगला है ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो आपको आंसर क्या है? साओ पोलो। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पोलो। 98वां सवाल है इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो आपका आंसर होगा कैंट। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लाओस। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठिम देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मंगोलिया। अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
धन्यवाद।